फ्रेंड्स नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का 14वें नंबर का पाठ खाने से पचने तक। इस पाठ में हम हमारे शरीर में पाचन क्रिया से संबंधित होने वाले सारे प्रक्रमों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। चबा चबा कर खाना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन दौरान रजत जल्दी जल्दी बिना चबाए ही भोजन निगल रहा था, जबकि नेहल आराम से चबा चबा कर खा रही थी। नेहल ने रजत को टोकते हुए उससे चबा चबा कर खाने के लिए कहा। रजत ने जब कारण पूछा तो नेहल ने बताया कि जब मैं उबला हुआ आलू खा रही थी तो माँ ने कहा कि धीरे धीरे चबा कर खाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तब मैंने आलू को चबा चबा कर खाया तो वह पहले से ज़्यादा मीठा लगा और आसानी से गले उतर गया। पास ही खड़े शिक्षक ने बताया कि भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को चिकना और पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। मुंह में बनने वाली यह लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है। इसी ग्लूकोज से भोजन मीठा लगने लगता है। मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। सोचिए और लिखिए, हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे छोटे ही क्यों लेने चाहिए? क्योंकि छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं भोजन के, उन्हें हम आसानी से चबा पाते हैं और अच्छी तरीके से चबा पाते हैं, जिसके कारण हमें छोटे छोटे टुकड़े ही लेने चाहिए भोजन के। भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है? भोजन को अच्छी तरह चबाने से भोजन का पाचन अच्छी तरीके से शुरू हो जाता है और हमारा शरीर भोजन में से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और अंत में ठीक तरीके से पाचन होने के बाद में अच्छी तरीके से चबाया हुआ भोजन हमारे शरीर से वेस्ट के रूप में अच्छी तरीके से निकल भी पाता है। तो इसलिए हमें भोजन को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाना चाहिए। ये हमारे शरीर के पाचन तंत्र का चित्र है, जो मुंह से शुरू होता है और अंत में मलद्वार तक चलता रहता है। तो इसके बारे में हम आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर यह ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, जहां से छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। आमाशय में आंत में पाचक रसों द्वारा भोजन पचाया जाता है। अपचित भोजन मलाशय में एकत्रित होता है, जिसे बाहर कर दिया जाता है। ऊपर दिए गए चित्र को देखकर बताइए, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए इसके कौन कौन से अंग होंगे। सबसे पहले आएगा मुंह, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा जो लार ग्रंथि हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है आमाशय, फिर अग्नाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ये सारे के सारे भाग किसके हैं? पाचन तंत्र के। मुंह में रखा भोजन आमाशय तक पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाता है? तो इसका उत्तर है, भोजन में रखा हुआ भोजन अच्छी तरह चबाए जाने के बाद में उसमें लार मिल जाती है, जिससे वह लसलसा हो जाता है। लसलसा होने के बाद में जैसे ही वह हमारे पेट में पहुंचता है तो वहाँ से उसके अंदर जठर रस मिलता है, मतलब पित्त रस मिलता है, जो जो अम्लीय होने के कारण उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जो आसानी से पच जाता है। सोचिए और बताइए, क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? इस कथन का क्या आशय है? चूहे कूदने का मतलब वास्तव में चूहे कूदना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि पेट खाली होने के कारण पेट में भूख लगी होती है, जिससे पेट थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगता है, जिसे पेट में चूहे कूदना कहते हैं। मतलब पेट में चूहे कूदने का सीधा सा मतलब है तेज भूख लगना। आपको भूख का एहसास कब होता है? जब हमारा जो पेट है वो भोजन से खाली हो जाता है, मतलब भोजन पूरी तरह से पच जाता है और जो मलद्वार में चला जाता है, उस समय पेट में कुछ भी नहीं रहता। तो उस समय हमें तेज भूख का एहसास होता है। इस दौरान पेट थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगता है। अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो क्या होगा? एक दिन खाना नहीं मिलने से हमारे शरीर में कमजोरी आने लगेगी और पेट में थोड़ा थोड़ा सा दर्द रहने लगेगा। बीमार होने पर ग्लूकोज पानी में घोल कर क्यों दिया जाता है? बीमार होने पर ग्लूकोज हमारे शरीर में सीधे ही ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। जैसे हम ग्लूकोज पानी के साथ पीते हैं, यह हमारे पेट में जाते हुए सीधे सीधे हमारे खून में मिल जाता है, जो हमें तेज़ी से ऊर्जा देने का कार्य करता है। मतलब 10-15 मिनट के अंदर हमें ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसे ORS का घोल पिलाकर देता है, जिसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं।
ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा। जब हमें भोजन किए हुए 4 से 5 घंटे हो जाते हैं तो भूख लगने लगती है, क्योंकि हमारे द्वारा खाया हुआ भोजन पच जाता है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। यदि हम पूरे दिन खाना नहीं खाते तो कमज़ोरी महसूस होने लगती है। हजरत एक बार बीमार होने पर अस्पताल गया। वहाँ पर देखा कि बेड पर सो रहे व्यक्ति के हाथ में नली लगी हुई है। पास में ही एक प्लास्टिक की बोतल से पानी जैसा पदार्थ भरा है। यह बोतल नली के साथ जुड़ी हुई है। यह देखकर हजरत ने डॉक्टर से पूछा कि यह क्या है। डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्हें कमजोरी आ गई है, अतः तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज चढ़ाई जा रही है। इस तरह से खाने में आयरन मतलब खाने में लौह तत्व की बात करेंगे हम यहाँ पर। एक दिन कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे कि मीना का मन नहीं लग रहा था। उसको कमजोरी महसूस हो रही थी। उसको श्वास लेने में परेशानी हो रही थी। बार बार होठों पर जीभ फिरा रही थी। मीरा को ऐसा करते देख शिक्षक उनके पास गए व उसके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत की। ऐसा कब से हो रहा है? मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले वह बीमार हुई थी, तब से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। नींद बराबर नहीं आती। काम करने पर जल्दी थक जाती हूँ। शिक्षक ने मीरा को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर द्वारा जांचने के पश्चात लक्षणों के आधार पर खून की कमी बताई। डॉक्टर बोल रहा है, मीरा आप खाने में क्या क्या खाती हो? मीरा, रोटी, प्याज, नमकीन आदि। तो डॉक्टर कह रहा है, हरी सब्जी, खजूर, चने आदि नहीं खाती? मीरा, नहीं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर बोल रहा है, आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है। भोजन में हरी पत्तीदार सब्जियां, फल, फूल, गाजर, अनार आदि लो। मैं आपको आयरन की गोली दे रहा हूँ, 1 सप्ताह पश्चात पुनः दिखाना। मीरा, अरे ये गोलियां तो हमें स्कूल में भी देते हैं डॉक्टर, तो क्या आप गोली नहीं खाती हो? मीरा, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अच्छी नहीं लगती। चक्कर आने लगते हैं और जी घबराता है। डॉक्टर, आपके शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो गया है। इस आयरन की गोली को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। मीरा, डॉक्टर साहब इस गोली का पूरा नाम बताइए। डॉक्टर, इसे आयरन फोलिक एसिड IAF कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर में खून बनाने में मदद करती है। मीरा, अच्छा, तभी हमें विद्यालय में हर सप्ताह इसे खाने के लिए देते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती। आगे से खाया करूँगी। डॉक्टर, गोली के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना होगा। अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी, पिंड खजूर, दाख, मछली, लीवर आदि में आयरन अधिक होता है। इसे अपने भोजन में शामिल करो, जिससे आयरन की कमी दूर हो सकेगी। इसके बाद यह गोली भी नहीं खानी पड़ेगी। सोचिए और बताइए, मीरा को कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी? क्योंकि मीरा के शरीर के अंदर खून की कमी हो गई थी। उसमें आयरन की कमी होने के कारण मीरा को कमजोरी महसूस हो रही थी। मीरा जैसे बीमारी लक्षण आपने किस किस साथी में देखे हैं? तो आप अपनी क्लास में देखकर बता सकते हैं कि किस किस के शरीर में कमजोरी है। शरीर में आयरन की कमी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शरीर में आयरन की कमी ना हो, इसके लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मछली, लीवर आदि सब कुछ समय समय पर खाते रहना चाहिए, खासकर दालें। खाद्य समूह और खाद्य पिरामिड। हम भोजन में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। यहाँ कुछ की सूची दी जा रही है। मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, बैंगन, दूध, दही, मटर, गाजर, आम, पपीता, सेब, पालक, भिंडी, पोहा, करेला, लौकी, पनीर, छाछ, मावा, अंडे, मांस, मछली, रोटी, ब्रेड आदि। आप चाहे तो इसमें और भी खाने की चीज़ें जोड़ सकते हैं। दिए गए समूह में इन चीज़ों को बांटिए। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन कौन सी हैं? जैसे पालक, मेथी, सलाद, पत्ता गोभी आदि। दूध और इसके उत्पाद, जिसमें दूध, पनीर, घी, मावा आदि। फल, आम, केला, सेब, संतरा आदि। अनाज और दालें। अनाज और दालों में जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, चना, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर आदि। मांस, अंडे आदि। तो मांस अंडे में क्या क्या है? जैसे मछली, मुर्गा, मुर्गे का मांस, बकरे का मांस, मुर्गे के अंडे, मुर्गी के अंडे आदि। इन खाद्य समूह में से अगर हम आवश्यक मात्रा में खाद्य सामग्री हमारे भोजन में सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिलते रहेंगे। क्या खाएं और कितना खाएं? तो यहाँ पर आप देखिए,
एक खाद्य पिरामिड दिख रहा है। घी, तेल और मीठा भोजन ये कम खाना चाहिए, है ना। मछली, मांस, मूंगफली ये सीमित मात्रा में खानी चाहिए। सेब, केला, अंगूर, पपीता, नारंगी आदि खूब खानी चाहिए। रोटी, दालें, चावल, दलिया, खीच खीच मतलब खिचड़ी, पोहा, सूजी आदि ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। पालक, गोभी, मटर, गाजर, आलू आदि ये खूब खाने चाहिए। और दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन आदि ये सीमित मात्रा में खाएं। ठीक है, तो घटती हुई मात्रा और बढ़ती हुई मात्रा के हिसाब से ये खाद्य पिरामिड बनाया गया है। इस खाद्य पिरामिड को देखें और जाने कि हमें क्या और कितना खाना चाहिए। नीचे दिए गए पिरामिड को कॉपी में बनाकर आपके खाने की मात्रा अनुसार खाद्य सामग्री नीचे लिखिए। जैसे कम मात्रा में क्या खाना चाहिए, सीमित मात्रा में क्या खाना चाहिए, सर्वाधिक अधिक मतलब अधिक मात्रा में और सर्वाधिक मात्रा में क्या क्या खाएं, उस चीज़ को आप यहाँ पर लिखें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कृमि नियंत्रण, मतलब पेट में जो कीड़े पड़ते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं। इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है, वह शारीरिक विकास कम हो जाता है। कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं जो बिना धुले फल, सब्जी, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, नाखून, बड़े नाखून व नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है जिससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। नीचे दिए गए चित्रों में कृमि संक्रमण से बचाव के निर्देश दर्शाए गए हैं। चर्चा कीजिए। ऊपर के चित्र में देखकर कक्षा में चर्चा कीजिए कि हमें ऐसा क्यों कहा गया है। स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। जूते चप्पल अवश्य पहनें। शौच के बाद व खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। साफ व शुद्ध पानी पिएं। सब्जियों या फलों को साफ व शुद्ध पानी से धोकर उपयोग करें। नाखून कटे और एवं साफ रखें। कृमि नियंत्रण से लाभ। कृमि नियंत्रण से बालकों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है। बीमार कम पड़ते हैं जिससे उनका पढ़ाई में मन लगता है। बच्चों का विकास तेजी से होने में सहायता मिलती है। इसके लिए हमेशा हमें स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों एवं फलों को साफ एवं शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। हमें नाखून काटकर साफ रखने चाहिए। कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे कम बीमार होते हैं। सोचिए और बताइए, बच्चे कब बीमार होते हैं? जब बच्चे खेलते समय, खाते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण उनके शरीर के अंदर कुछ गंदगियां, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, विषाणु आदि शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उसके कारण बच्चे बीमार होने लगते हैं। किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है? शरीर में या पेट में पनपने वाले कीड़े जब बच्चे के शरीर में उत्पन्न होने वाले जो खून है या फिर अन्य पोषक तत्वों को अपने आहार के रूप में यूज़ कर लेते हैं, काम में ले लेते हैं, जिससे बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? बच्चों के शरीर में खून की कमी होने के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कृमि नियंत्रण से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं? कृमि नियंत्रण से बच्चों के शरीर में खून की कमी कभी भी नहीं रहती। शरीर में आवश्यक तत्वों की पूर्ति होने के कारण बच्चों का सर्वांगीण विकास होने लगता है, मतलब उनका शारीरिक, मानसिक आदि विकास पूरी तरह से हो जाता है। इस पाठ में हमने क्या सीखा? भोजन को चबाकर खाने से उसका पाचन ठीक हो जाता है। पाचन तंत्र के अंग मिलाकर भोजन का पाचन करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग समूह की चीज़ें आवश्यक मात्रा में हमें भोजन में शामिल करनी चाहिए। अब कुछ प्रश्न है, जैसे एनीमिया हो जाने पर दी जाने वाली गोली का पूरा नाम क्या है? तो आयरन फोलिक एसिड नाम है उस गोली का, आयरन फोलिक एसिड, मतलब AFA, अन्य IF है ना, आयरन फोलिक एसिड। कृमि नियंत्रण के लिए कौन सी गोली दी जाती है? एल्बेंडाजोल। खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए? खून की कमी को पूरा करने के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडे, लीवर मतलब मांस, मीट, दालें आदि। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन तंत्र का जो हमने ऊपर मैंने बताया था आपको, उसका चित्र बनाना है। भोजन से हमें क्या क्या खाद्य सामग्री खानी चाहिए? खाद्य पिरामिड द्वारा बताइए। जो ऊपर खाद्य पिरामिड बताया उसकी सहायता से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब अंत में देखिए, पालक, मेथी और हरा धनिया स्वस्थ बनाए और भगाए एनीमिया।
इसी संदेश के साथ हमारा यह पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब 15वें पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।